हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीवों का विकास का पार्ट 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रजातिकरण, अनुकूलन और प्रजातिकरण। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके पश्चात इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन था, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? तो डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सक्षम प्रजाति के मतलब क्या है, डायनासोर का विलुप्त करने के पीछे कोई दूसरे जीवों की भागीदारी है, तो वैसा नहीं, अपने वातावरण में क्या है, अनुकूलित नहीं हुए, जिसके कारण डायनासोर स्वयं ही क्या हुआ, विलुप्त हो गया। तो डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण नहीं हुआ है। क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन तथा वेलेस द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म में मिलता है। ये पुस्तकें क्रमशः सन 1859 और 1889 में छपी थी। तो डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है वह ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और वेलेस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है डार्विनिज्म। ये पुस्तक मुख्यतः क्रमशः 1859 और 1889 में छपा था, और ये पुस्तक जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने का विवरण के संबंध में समानताएं प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रजातिकरण, स्पेशिएशन, अनुकूलन और प्रजातिकरण, एडेप्शन एंड स्पेशिएशन। जैसा कि हमने पढ़ा है, फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए। जैसे कि हमने गलापागोस द्वीप समूह पर फिंच के बारे में पढ़ा था कि जिस प्रकार से फिंच के खाद्य संसाधनों में भिन्नताएं होती थी, ठीक उसी प्रकार उसकी क्या होता है, फिंचों में भिन्नताएं होती थी। और मुख्यतः जो खास करके जो फिंच में वो भिन्नता थी वह उसके चोंच और उसके पंख के रंग में था, और वह उस टापू में क्या है, समय के अनुसार अनुकूलित हो गए और वही उनका आवास बन गया। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन या एडेप्शन कहते हैं। तो अनुकूलन किसे कहते हैं? तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन या एडेप्शन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। ये स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई भी जीव अपने आवास में अनुकूलित होगा तो उस समय के अनुसार उस जीवों की संख्या में वृद्धि होगा। क्या डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिससे वे विलुप्त हो गए? तो हाँ, डायनासोर अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए जिसके कारण वह विलुप्त हो गए। सोच कर बताए कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। तो कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली को अंधे मछली के नाम से भी जाना जाता है। तो कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई, क्योंकि जो कुटुम्बसर गुफा में है वहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं आता, जिसके कारण क्या है, कानी मछली को दिखाई नहीं देता। वह कानी मछली समय के अनुसार क्या है, उस वातावरण में क्या है, ढल गए, जिसके कारण समय के अनुसार उसकी आंखों में पतले झिल्ली की परत बन गई, जिसके कारण वह अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और वह उसी आवास में अनुकूलित हो गए। हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार की प्रजाति के फिंच बने, जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। जैसे कि आप लोग चित्र 10 फिंचों की वंशावली का साकेत पेड़ में देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के इलाकों के विविध फिंच के चित्र। ये क्या है, इसके पूर्वज तो एक ही हैं, किंतु इसमें समय के अनुसार बदलाव होते गए, जिसके कारण इसके बहुत सारे प्रजाति बन गई। ये देखिए, बहुत सारे इसके प्रजाति हैं, लेकिन और ये सभी क्या है, एक दूसरे से बहुत भिन्नता रखते हैं और यह अपने अपने आवास में अनुकूलित हो गए। ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। तो इस फिंचों में इतनी विविधता हो गई कि यह एक द्वीप के फिंच से दूसरे द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। तो लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? तो इसमें दो जनकों की भागीदारी होता है।
और इसमें हमारा अगला टॉपिक है प्रजातियां। प्रजातियां आखिर क्या है? डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकें। तो प्रजाति किसे कहते हैं? तो जीवों के ऐसे समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसको प्रजाति कहते हैं। यह डार्विन के समय से चलता आ रहा है, मतलब ये डार्विन के समय से यह परिभाषा चले आ रहा है। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया और इसी परिभाषा को क्या है? जैविक प्रजाति माना गया। पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी कि उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। डार्विन ने इन परिभाषा के अनुसार बहुत सारे जीव के अध्ययन किया, जैसे कि कछुआ और छिपकली। तो उन्होंने पाया कि इसमें लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद भी इनमें बहुत भिन्नता थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको एक नई प्रजाति मानना बेहतर होगा। जैविक प्रजाति की परिभाषा तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर यह ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। जैविक प्रजाति की परिभाषा वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में तो मददगार सिद्ध हुआ, लेकिन ऐसा जीव जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, जैसे कि जीवाणु और कुछ पौधे, इसके बारे में यह परिभाषा कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। तो अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन, तो इस प्रजनन में क्या है? केवल एक ही जनक्रिया होता है, अर्थात इसमें एक ही जनक होता है तथा इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। तो सही बात है, किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया या फिर चक्रवात हो गया, तो यहाँ क्या है? से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर नए प्रजाति होने की संभावना रहती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती है और इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग करते रहे। डार्विन ने यह प्रयोग करते रहा कि आखिर जीव में विविधता या फिर जीव में अलग अलग प्रजाति कैसे बनते होंगे। कुछ तो पौधे के साथ और कुछ जंतुओं के साथ, जैसे मिराबिलस, जिसको गुलाबबाज भी कहते हैं, और कबूतर। जैसे कि उन्होंने प्रयोग किया, जैसे कि पौधों के साथ में किया तो मिराबिलिस, जिसको गुलाबबाज भी कहते हैं, और जंतु में कबूतर। विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जोहान मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। तो विभिन्नताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जोहान मेंडल के अध्ययनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके बारे में हम आनुवंशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। ग्रेगर जोहान मेंडल के अध्ययनों के बारे में हम आनुवंशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। और याद रखना, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मुख्य शब्द, कीवर्ड्स। जीवों का विकास, तो जीवों का समय के अनुसार क्रमिक परिवर्तन को ही जीवों का विकास कहते हैं। प्रजातिकरण, तो जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को ही प्रजातिकरण या स्पेशिएशन कहते हैं। अनुकूलन, तो अनुकूलन किसे कहते हैं? तो अनुकूलन किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन या एडेप्शन कहते हैं। प्राकृतिक चयन, प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को ही प्राकृतिक चयन कहते हैं। कृत्रिम चयन, तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को ही कृत्रिम चयन कहते हैं। जीवाश्म, जीवों के अवशेष को ही जीवाश्म कहते हैं। समविरुद्ध लक्षण, तो समविरुद्ध लक्षण उसे कहते हैं जो जीवों के कार्य में समानताएं रखते हैं किंतु उसकी उत्पत्ति एवं रचना में भिन्नता रखते हैं, उसको समविरुद्ध लक्षण कहते हैं। सजातीय लक्षण, जीवों की उत्पत्ति एवं रचना में समानता रखते हैं किंतु कार्य में भिन्नताएं होता है, उसको सजातीय लक्षण कहते हैं। हमने सीखा, तो चलिए देखते हैं कि हमने इस चैप्टर 1 जीवों का विकास से क्या क्या सीखा, देखते हैं। जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों मतलब पहले से स्थित प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे कि हमने जीवों के विकास के सिद्धांत के अनुसार पढ़ा था कि जीवों में क्या है, समय के अनुसार क्या होता है, बदलाव होते रहता है, जिसके कारण उसमें क्या है,
कुछ छोटे बड़े इसमें क्या होता है, चेंजेस होते जाता है। तो क्या है, प्रकृति में कोई भी जीव भी बन रहा है तो क्या है, पहले से स्थित जीव या उसके पूर्वज से ही उसका क्या होता है, उत्पत्ति होता है, क्योंकि इस पृथ्वी में कोई भी जीव अचानक से नहीं उत्पन्न होता है। और यह प्रक्रिया क्या है, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के द्वारा से ही उत्पन्न होती है। किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी है। वैज्ञानिक किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के उसके बारे में अध्ययन को जुटाते हैं, जैसे कि उसके गहन अध्ययन करते हैं, उसका अवलोकन एवं अनुभव प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन है। तो क्या है, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को ही क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन। प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया, जिनमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। तो प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं, प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को ही प्राकृतिक चयन कहते हैं। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की ही प्रक्रिया को अनुकूलन या एडॉप्शन कहते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। ये स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भी जीव अपने आवास में अनुकूलित है तो वह उसके समय के अनुसार उसमें उसकी संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, जैविक प्रजाति माना गया। तो प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, उसको क्या कहा गया, जैविक प्रजाति। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो बहुत सारे जीवों की जो उत्पत्ति है वह एक समान पूर्वज से हुई है, जिसके कारण विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। पास इस चैप्टर जीवों का विकास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।